सही है सर। नहीं क्योंकि ये मतलब फिजिक्स का है ना। चलो भाई सुनिए, लास्ट कॉन्सेप्ट कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या है सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल की बात करेंगे। कर लिया था सेंट्रोइड। यस सर। वर्टाइसेस थे x1 y1 x2 y2 x3 y3 ट्रायंगल के। तो सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल क्या था, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 ये था। अब देखिए इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी है हमारा ट्रायंगल। वर्टाइसेस गिवन है x1 y1 x2 y2 x3 y3। क्या निकालना है, इन सेंटर। इसकी बात हो रही है इन सेंटर, अंत केंद्र जिसे हिंदी में कहते हैं, इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, हाँ, इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल। इसकी बात होती है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्या हो गया, जैसे ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो रहा है, ये इस एंगल के इक्वल है और ये इस एंगल के इक्वल आ रहा है। ये सभी कॉमन पॉइंट आई से पास कर रहे हैं, देन आई इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। इन सेंटर क्या है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। कैसे देखो, तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे बनता है, इन सेंटर आई। इन सेंटर के लिए पहले हम ये साइड्स भी कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। अगर ये साइड कितनी है हमारी, BC की लेंथ हमने ये मान ली, डिस्टेंस पॉइंट फार्मूले से निकाल लेंगे। बी एंगल के अपोजिट क्या मान ली, स्मॉल बी है ये AC, और जो AB है वो C है। क्लियर नहीं आ रहा है? अच्छा, किसको नहीं आ रहा है, कौन बोल रहे हैं, प्रशांत? क्लियरिटी नहीं आ रही क्या? एक मिनट, फ्लाइट मोड पर डालते हैं। हमारी अब सही दिख रहा है शान जी? अभी भी क्लियर नहीं है, ब्लर हो रहा है, एक मिनट। अभी भी नहीं दिख रहा सही, क्यों? ब्लर हो रहा है, अब सही है? तो इन सेंटर की बात हो रही है, तो इन सेंटर क्या होगा, ये साइड हमने A कह दी है ना, ए एंगल के अपोजिट ये B है और ये क्या है, C है। तो इन सेंटर क्या होगा, AX1, ठीक है, प्लस कितना BX2 प्लस कितना CX3 अपॉन कितना, नीचे लिख देता हूं, इन सेंटर आई हो गया AX1 प्लस कितना BX2 प्लस CX3 अपॉन कितना A प्लस B प्लस C। सेम बाई कोऑर्डिनेट A/1 प्लस कितना B/2 प्लस C/3 अपॉन A प्लस B प्लस C। तो ये हमारा फार्मूला क्या है, इन सेंटर निकालने का है। अभी लिखा देता हूं एक साथ, फिर क्वेश्चंस करेंगे। इन सेंटर सिंपली हो गया, कोऑर्डिनेट गिवन है हमें वर्टाइसेस के x1 y1 x2 y2 x3 y3। हमने साइड लेंथ फाइंड आउट कर ली, अपोजिट मल्टीप्लाई होता है ना, अपोजिट पॉइंट के अपोजिट, a x1 प्लस b x2
प्लस सी x3 अपॉन a प्लस b प्लस सी। नेक्स्ट देखें, सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। सर्कम सेंटर क्या होगा? द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल। तो भाई सर्कम सर्कल का सेंटर क्या कहलाएगा? सर्कम सेंटर कहलाएगा। इसके लिए डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है, अप्रोच है। ये सर्कम सर्कल हो गया आपका, इसका सेंटर, यानी ट्रायंगल के सभी वर्टाइसेस किस पे लाई कर रहे हैं? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। देन सेंटर ऑफ दिस इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। ये है हमारा सर्कम सेंटर। P मान लो। ये कैसे निकालेंगे? रेडियस अप्रोच से फाइंड आउट करते हैं। हमें वर्टाइसेस गिवन है, तो ये ऑल लेंथ्स इक्वल होंगी। x1 y1 ये कितना है? x2 y2 ये क्या है? x3 y3। इक्वेशंस फाइंड आउट कर लेंगे हम यहां से, ठीक है। PA इक्वल्स टू PB इक्वल टू PC से। क्या अप्रोच लगाएंगे? देखो, सर्कम सेंटर इज ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द वर्टाइसेस ऑफ ए ट्रायंगल। लिख लो, सर्कम सेंटर P, ये ले लो, x, y मान लो। सर्कम सेंटर P x, y इज ए पॉइंट which is equidistant from the vertices of triangle, which is equidistant from the vertices of triangle, क्या है? A x1 y1, B x2 y2, C x3 y3। इट मीन्स क्या कंडीशन लगाएंगे? PA इक्वल्स टू PB इक्वल टू PC, ठीक है। एनी टू कंडीशंस लेके इक्वेशंस बन जाएगी और उन्हें हम सॉल्व कर लेंगे। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है फिलहाल, ठीक है। इस अप्रोच पे क्वेश्चन जो आएगा आपको, वो आपको सर्कम सेंटर तो पूछेगा, बट पूछेगा ट्रायंगल का जो नेचर बनेगा वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो रहा होगा कहीं ना कहीं, वो हमें देखना पड़ेगा। यानी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, जैसे इन सेंटर का आ गया, तो पॉसिबिलिटी क्या है हमारी, क्या होगा उसमें? वो किसके लिए पूछ रहा होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए। आगे मैं नोट कराऊंगा, फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, ये सभी क्या करते हैं? कोइंसाइड करते हैं। तो जब भी क्वेश्चंस आए, है ना, जैसे इसमें तो काफी कैलकुलेशन करने पड़ेगी, तो सर्कम सेंटर पूछेगा तो हम ये देखेंगे कि जो पॉइंट्स दिए उनसे कहीं राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है कहीं, ठीक है। ये भी आगे क्वेश्चंस करूंगा। इसमें एक चीज और पूछता है, एक राइट एंगल कंडीशन बनती है। क्या बनती है? राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर पूछा जाए हमसे, किसका? ये कंफर्म हमें हो गया कि ट्रायंगल कैसा है, वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर कहां लाई करेगा? मिड पॉइंट ऑफ क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा। क्यों ऐसा क्यों होगा भाई? क्योंकि वो सबको हाँ, एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है? 90 डिग्री। तो अगर सर्कम सेंटर पूछेगा तो या तो क्या होगा, जो ट्रायंगल होगा वो कैसा होगा हमारा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा, या फिर कैसा होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। ये याद रखना। पर्टिकुलर इसके एनी ट्रायंगल्स के लिए नहीं पूछेगा वो, नहीं, उसमें बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी हमारी। तो हमें क्या देखना है कि कोई वो राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, यस, इक्विलैटरल ट्रायंगल तो नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो सर्कम सेंटर कहां लाई करेगा? मिड पॉइंट होगा। दिस इज सर्कम सेंटर।
सर्कमसेंटर। जैसे अगर हम ये कहें वर्टाइसिस x1 y1 है और ये कितना है x2 y2 है और ये क्या है x3 y3 है, तो इसका सर्कमसेंटर कहाँ होगा? मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। क्यों होगा? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल, यानी जब ये डायगोनल होगा, डायमीटर होगा, तभी ये एंगल 90 डिग्री होगा। तभी अगर डायमीटर होगा तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा? सेंटर होगा। तो इसका मतलब सर्कमसेंटर कितना हो जाएगा? यहाँ से अगर देखेंगे x1 प्लस x3 अपॉन 2 इसके अकॉर्डिंग, और y1 प्लस कितना? y3 अपॉन। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें हम लोग सिर्फ दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से भी निकाल सकते हैं। दो लाइन के, हाँ, दो से ही निकालेंगे, तीन कंडीशन थोड़ी बनाएंगे। जैसे एक कंडीशन PA इक्वल्स टू PB ले ली, ओके, एक क्या ले ली? PB और इक्वल टू क्या ले ली? BC ले ली, नहीं, जैसे कि हमने BC का मिड पॉइंट ले लिया, ओके, और AC का मिड पॉइंट ले लिया, फिर हमने ये जो B से लेकर के जो AC किसका मिड पॉइंट ले लिया? BC का, तो उससे क्या होगा? जरूरी नहीं है मिड पॉइंट पे जाएगा। नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड होता है ना सर्कमसेंटर। हाँ सर्कमसेंटर, हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड। तो ये BC का मिड पॉइंट पर आकर के गिरेगा ऊपर परपेंडिकुलर। हाँ, तो हमने इसका मिड पॉइंट निकाल दिया, हाँ, ये BC का, और ऐसे AC का मिड पॉइंट निकाल दिया। सबके मिड पॉइंट निकाल लेंगे फिर। सबके मिड पॉइंट निकाल लेंगे। हमने निकाल लिया, फिर जो मिड पॉइंट है BC का, हाँ। उससे A को ज्वाइन किया ये लाइन, हाँ। और ऐसे ही उसको ज्वाइन किया वो लाइन। ठीक है, ठीक है, हाँ, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर ले। हाँ, ये भी तरीका है, लेकिन मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। क्वेश्चन जो आएगा, मैंने क्या बताया, हमें टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन इस अप्रोच पे आएगा आपको, अभी मैं कराऊंगा एक क्वेश्चन से, या फिर इस अप्रोच पे आएगा जब ये ट्रायंगल क्या होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, मतलब ऐसे सॉल्व हो जाए बिना सॉल्व करे, ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। बाकी तो हम अगर करना है तो हम जैसे अगर पर्टिकुलर ही आ गया ई वाला, तो हम कैसे करेंगे? हम हिट ट्रायल से माप देंगे। जैसे हमें जो ऑप्शन दिया होगा, हम 2 पॉइंट से डिस्टेंस देख लेंगे, वो बिल्कुल जो सेटिस्फाई करेगा वो ज्यादा इजी हो जाएगा, तो हम मेथड लगाएंगे ही नहीं वहां पे। सर्कमसेंटर हो गया, समझ आया? अब देखो ऑर्थो सेंटर, नेक्स्ट है हमारा ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर क्या होता है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल या परपेंडिकुलर। ओके, क्या हुआ? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। The point of intersection of altitude of a triangle, the point of intersection of altitude of the triangle, altitude के oblique perpendicular कह सकते हैं। the point of intersection of altitude of a triangle, altitude is इसका मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लिखो वैसे, लंबवत होता है, लंबवत, ट्रायंगल। हमने कल तो देखा ही है यार, दूध पीना शुरू कर दो, ठीक है? और नहीं रहा है, आप हमें पिछाड़ना चाह रहे हैं। चित्रवेश बिना दूध के आगे जा रहे हैं। दूध क्या है, समान चाह रहे हैं। देखिए, this point H is called ortho center। परपेंडिकुलर से हमारे, तो भाई इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये H। सब्जेक्टिव मोड में अगर हम क्वेश्चन करते हैं इसको, तो किस तरह से होता है? जैसे हमारे पास ये है x1 by 1, ये कितना है? x2 by 2 है, और x3 by 3 है। h निकालना है तो हम क्या करेंगे? इसकी इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है? इस लाइन, इस परपेंडिकुलर की कैसे? अगर इन दोनों पॉइंट्स हमने स्लोप निकाल ली, हाँ, जैसे इसकी स्लोप सपोज करो m1 आ गई, तो ये परपेंडिकुलर लाइन है, इसकी स्लोप कितनी होगी? a है AD की -1 अपॉन m1। इक्वेशन ऑफ AD लिख देंगे कि भाई लाइन है y माइनस
y1 इक्वल्स टू -1 अपॉन m1 x माइनस x1, ये आ गया। एक इसकी इक्वेशन है AD की, एक और निकाल लो, B निकाल दो, इसकी स्लोप यहां से निकाल लोगे 2 पॉइंट से। मैंने कहा इस लाइन की स्लोप m2 है, तो इस पे परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप कितनी हो जाएगी? -1 अपॉन m2। तो इक्वेशन ऑफ क्या निकाल ली हमने? BE निकाल ली। इस पॉइंट से पास कर रही है लाइन, तो y माइनस y2 इक्वल टू -1 अपॉन m2 और x माइनस कितना? x2। इन दोनों को सॉल्व किया, अरे सॉल्व करके किसके कोऑर्डिनेट आ गए? h। ठीक है, स्लोप पॉइंट फार्मूला लगा दी, दोनों को सॉल्व किया, किस कौन सी कोऑर्डिनेट मिल गए? h के। ये हो गया जनरल मेथड। क्वेश्चन ये नहीं आएगा हमें, आएगा तो बहुत इजी आएगा, जिसकी इक्वेशन हम सिंगल ये लाइन पता लगे बाई एक्सिस के परपेंडिकुलर पैरेलल हो रही है, जो आसानी से निकल पाए, कैलकुलेशन ना करना पड़े, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन आएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए। इसके लिए आएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होगा? जो ऑर्थो सेंटर होगा वही सेंट्रोइड होगा, तो आप डायरेक्ट क्या निकाल दोगे? इसका सेंट्रोइड निकाल दोगे, x1 + x2 + x3 = 3। लेकिन इक्विलैटरल भी नहीं पूछेगा, इसमें सबसे ज्यादा चांस जो आने के होते हैं क्वेश्चन, वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल का। 90% किसका आएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल में तो सर ये हो जाएगा। हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, नोट कर लो। अगर हमें ये कंफर्म हो जाए, ये तो पता ही कर लोगे राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, स्लोप से कर सकते हो। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो वही, तो इसका ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा? ये बी पॉइंट पे होगा, राइट एंगल पे ही होगा। राइट एंगल पे होगा। मिड पॉइंट पे तो सर्कम सेंटर होगा। क्यों? हमने क्या कहा था? एल्टीट्यूड्स जहां से पास करते हैं वही होता है। यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, देखो यही तो जा रहा है बी से, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से जा रहा है रो, और यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इस पे थर्ड साइड पे, वो भी तो बी से जाएगा। तो तीनों परपेंडिकुलर कहां से पास हो रहे हैं? बी से। तो बी क्या कहलाएगा? क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखना है, सर्कम सेंटर और किसकी? ऑर्थो सेंटर वाली। इक्विलैटरल में सेंट्रोइड हो जाएगा। हाँ, इक्विलैटरल में तो सब में सेंट्रोइड है, वो तो कोई भी मारो आप, तो कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, क्या कोई दिक्कत? स्पीड ज्यादा है बस, ऐसे भी क्या रहेगा? स्पीड बढ़ाओ तुम, सर्दी ज्यादा नहीं, तूफानी कम है। मतलब 2 महीने समय नहीं लग रही है, आज लग रही है। वही दूसरी बार पढ़ रहे हैं मेरे से। दूसरी बार, पहली बार कहाँ पढ़े? पहली बार तो बस बैठे ट्रेलर देख रहे हैं। इधर से फंक्शन जा रहा है, इधर तो एक रूल होता है ONGC, देखिए ONGC, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मोदी सरकार बैठने के मूड में। सब इस देखने जगह क्या था? नवरत्न कंपनी है भैया, तो एसएससी वाले हो तो जानते हो। और तो सेंटर हाँ, ऑब्जेक्टिव अभी बताया मैंने। ऑब्जेक्टिव अप्रोच ये हुई कि राइट एंगल ट्रायंगल का आएगा, तो जहां पे राइट एंगल होगा वही ऑर्थो सेंटर होगा। आपको जो क्वेश्चन आना है वो आपको पहचानना पड़ेगा, वो 3 वर्टाइसेस देगा, है ना, आपको पकड़ना पड़ेगा वो राइट एंगल है या नहीं है। अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, एक साथ कराऊंगा। अब क्या हो गया? नेक्स्ट है ONGC। ONGC ONGC है एक। ONGC मींस O मींस ऑर्थो सेंटर, ये होता है 9 पॉइंट सेंटर, इसलिए लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। G होता है क्या? सेंट्रोइड, और C क्या है? सर्कम सेंटर। यानी O का मतलब क्या है हमारा यहाँ पे? ये बात हुई, पहले O आया, O का मतलब ओरिजिन नहीं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हमसे? ऑर्थो सेंटर। फिर किसकी बात आई? G को हमने क्या माना था? सेंट्रोइड होता है। और C मींस क्या है हमारा? सर्कम सेंटर। In any triangle
ऑर्थो सेंटर्ड, सेंट्रॉइड एंड सर्कमसेंटर आर कोलिनियर। एक ही लाइन में मिलेंगे आपको एनी ट्रायंगल्स में, ठीक है। तीनों एक लाइन पे लाई करेगा। और क्या होता है, जो सेंट्रॉइड होता है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कमसेंटर को इंटरनली 2:1 में डिवाइड करता है। यानी इधर रेशियो 2 होता है और इधर क्या होता है 1, ठीक है। मतलब इसमें कोई भी दो पता है हम तो थर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या गिवन है कि OG ओवर GC है वो 2:1 है, मतलब OG डबल है GC का। ले सकते हो इस पॉइंट को। कोलिनियर होगी, बिल्कुल होगी, डेफिनेटली होगी, तभी तो ये प्रॉपर्टी वैलिड होगी। और सारे कोलिनियर होंगे आइसोसेलेस में। आइसोसेलेस आगे बढ़ाऊंगा मैं, आइसोसेलेस कह दोगे तो सभी हो जाएंगे उसमें कोलिनियर, और इक्विलैटरल कह दोगे सब कोइंसाइड कर जाएंगे। लिख लो जरा, ONGC है ना, ऑर्थो लिखो, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर कोमा सेंट्रॉइड एंड सर्कमसेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कमसेंटर, सर्कमसेंटर लिखा, ऑफ ए ट्रायंगल आर कोलिनियर, and centroid divides orthocenter, centroid divide orthocenter and circumcenter, centroid divide orthocenter and circumcenter internally in the ratio 2:1, 2:1, ठीक है। एक पॉइंट और नोट कर लो फिर कंप्लीट हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, जूम वाले भी डिस्कनेक्ट होंगे, ठीक है, फिर दोबारा आ जाना, विकास जी दोबारा कनेक्ट कर लेना आप सेम लिंक पे। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कॉमा समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल कॉमा सेंट्रॉइड कॉमा ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉइड ऑर्थोसेंटर कॉमा इन सेंटर and circumcenter lie on the same line, एक ही लाइन पे लाई करेंगे, कंटिन्यू करें, lie on the same line in an equilateral triangle, all these four points coincide. In an equilateral triangle, all these 4 points coincide. क्लियर हुआ? इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होगा, इन सेंटर, सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर और कौन बचा, सर्कमसेंटर, ठीक है। सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर, ये सभी क्या करते हैं, एक ही पॉइंट पे क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए, उस पे भी इंपॉर्टेंट अप्रोच है, मिडिल पॉइंट कॉन्सेप्ट वाली है।
इफ द मिडिल पॉइंट, पहले क्वेश्चन लिखे फिर उससे कॉन्सेप्ट की अप्रोच बताएंगे। इफ द मिडिल पॉइंट्स ऑफ ए साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, if the middle points of the sides of a triangle are, if the middle points of sides of a triangle are -2, 3, 4, -3, मिड पॉइंट गिवन है 4, -3 and 4, 5 and 4, 5 मिड पॉइंट गिवन है 4, 5, then find the centroid of the triangle, अंदर वाले ट्रायंगल का जो वही हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं होता है, घर की गति थोड़ी है। सेम सामने लगेगा। नहीं हमने लग जाएगा तो सर वो मिड पॉइंट निकाले जाएंगे, फिर ट्रायंगल बनेगा, सेम प्रॉपर्टी का बनना चाहिए। सेम बनेगा, सेम लगेगा। ऐसे ही होना चाहिए सर। पक्का? बताइए सर जी, पीछे रवि जी, ये लोग कह रहे हैं कि भाई सेम हो जाता है, मिड पॉइंट पे बनेगा जो, और जो वर्टाइसिस से बनेगा। हमने तो वर्टाइसिस वाला फार्मूला पढ़ाया तक हम लोगों ने, और उसने ये मिड पॉइंट दे दिया भाई, हाँ? तो ये कह रहा है कि सेम बनता है यार, ऐसा है क्या? मतलब जो इनसे ज्वाइन करेंगे, हाँ, मतलब ये कह रहा है जो मिड पॉइंट से बस ज्वाइन करके बन रहा है वही उससे बन जाएगा। ऐसा केवल इक्विलेटरल और आइसोसेलेस में पॉसिबल है। यस, बिल्कुल सही कहा। हाँ सर, आइसोसेलेस में तो उसमें इक्विलेटरल तो वही हो जाएगा, तो श्योर है। सही कहा आपने। हाँ सर, आइसोसेलेस में भी हो जाएगा, इसके लंबे नहीं होगा, इक्विलेटरल और आइसोसेलेस में पॉसिबल इसके लंबे फंस जाएंगे। 200 रुपए फाइन है इन पे, कल के 200 200 आज के हो गए, हमारे चक्कर में गए। 400 हो गए। नहीं, तुम्हारे चक्कर नहीं आते। अच्छा, अपने दिमाग से कह दो, ठीक है, हमारे के घर में मिली कर लिए। अब देखो होता क्या है, मैं ये क्वेश्चन कराया इसके लिए एक अप्रोच देनी थी आपको। जब ये ट्रायंगल में मिड पॉइंट्स दिए हो, क्या दिए हो? मिड पॉइंट्स, और वर्टाइसिस हमें निकालनी हो, सेंट्रोइड निकालना है सपोज करो। ये मिड पॉइंट हमारे पास क्या है, ये x1 y1 है भाई। ये मिड पॉइंट हमने क्या कह दिया, x2 y2 है, ये क्या है, x3 y3। तो वैसे एक रूल है कि हम इनको सपोज करें, तो भाई इनको हम x1 y1 x2 y2 फिर मिड पॉइंट से इक्वेट करके इक्वेशन बनाते रहे, उन्हें सॉल्व करते रहे, तो इतना समय हमारे पास नहीं है। अब समय कैसे बचेगा हमारे यहाँ से? ये जो a पॉइंट बनेगा इसका कोऑर्डिनेट अप्रोच समझिए, इसके ये जो पॉइंट्स हैं, जो पैरेलल पॉइंट्स हैं, इनके x कोऑर्डिनेट ऐड कर दीजिए, x2 प्लस कितना, x3, और अब जो अपोजिट आ रहा है उसको माइनस कर दो, ये आपका x कोऑर्डिनेट है। सेम अप्रोच से y2 प्लस कितना, माइनस कितना, y, ये माइनस करेंगे, ठीक है? जैसे ये निकालना चाह रहे हो b वाला, तो ये करस्पॉन्डिंग हो गए, ये अपोजिट हो गए, तो ये क्या बनेगा, x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x3 माइनस x2, और ये क्या आएगा, y1 प्लस y3 माइनस y2, और ये क्या आएगा आपका अप्रोच, याद रखो फार्मूला नहीं, x1 प्लस कितना, x3 सॉरी x1 प्लस x2, यस x1 प्लस x2 माइनस x3, और y1 प्लस y2 माइनस। अब जैसे ये कैसे निकाला, अब हम फार्मूला नहीं लगाएंगे, मेथड याद रखिए। मेथड कैसे बनेगा, मुझे ये पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट में इन दोनों को ऐड कर लिया, 8 हो गए, और इसको क्या करना था, सब्ट्रैक्ट, लेकिन माइनस का ही प्लस हो गए तो कितना हो गया होगा, 10। ये कितना हो गया, 2 और प्लस 3, ये यार 2 प्लस 3 5 नहीं हो गए, माइनस करेंगे, सॉरी ये कितना हो गया, जोड़ेंगे तो 2 रह जाएगा, तो कितना बचा, -50। कुछ भी बोलते हो यार, सोच के बोला करो। ये कितना हुआ, 6 कितना आया, 4 कैंसिल हो गया, -2, ये कितना आएगा, ये कैंसिल हो गया, -5, ये कितना आएगा, बी पॉइंट कितना होगा,
2 माइनस माइनस 2 यस सर और ये क्या होगा आपका y कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा 5 11 हो जाएगा ये ऐड हो जाएगा ना ये फिर यस सर 11 हो रहा 11 हो जाएगा। सेंट्रोइड क्या हो जाएगा बिजली बन जाएगा तो सेंट्रोइड क्या हो जाएगा हम वही फार्मूला लगा देंगे x1 + x2 + x3/3 तो सबको ऐड कर लो 10 और ये 8 हो गया और ये 2 कम कर दो कितना 6 6/3 अगला क्या होगा -1 + 10 तो वही और -5 प्लस का 5 कितना आया 2,5 अच्छा वो हाँ माइनस सर इससे भी बन रहा है वही हाँ ठीक है ये पॉइंट से आंसर वही आ रहा है सेम आ रहा है जी सर देखिए सर 4 और 4 8 में से 2 जाएंगे तो 6/3 हाँ 2 आ गया हाँ। 5 और ये 3 से 3 कट जाएंगे 5/3 हो जाएगा सर भी तो आंसर आ रहा है हो सकता है कैलकुलेटर ले आए हो सकता है सर अभी ट्रायंगल का नीचे चेक कर लो एक बार हाँ सर साइड से चेक करना जरा कंफर्म हो जाएगा ना कॉन्सेप्ट क्योंकि मैं क्वेश्चन अभी अरे अभी वो इतनी जल्द साइड निकालो ना साइड निकाल लो निकालो फटाफट निकालो कोलेटरल नहीं होगा मैंने नहीं पढ़ी ये प्रॉपर्टी तो बताओ जल्दी बोलो अरे लिख कर दो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ अरे तुम लगाओ ना तुमने क्यों ऑर्डर दे रहे हो अच्छा एक मिनट मैं लिख रहा था इसलिए वो ऐसा possible- सर इक्विलेटर नहीं जा रहा सर एक्सेस जाएगा सर आइसोसेलेस जा रहा है सर, हाँ वो साइड देखने की बात नहीं जा रही है हाँ तो सब देखो ना बराबर नहीं जा रहा सर क्योंकि सर ये 10 दोबारा हो जाएगा और वो -4 इसमें 12 का स्क्वायर बनना है सर 144 हाँ 150 को 288 आएगा तो ये सर 12 को 2 आएगा और ये 10 दोबारा और 5 में से एक घट जाएगा तो 4 बचेगा 12 का स्क्वायर 144 तो मतलब इक्विलेटर नहीं सर इसके लिए जा रहा था ये नहीं एसोसिएशन सर आइसोसेलेस है नहीं है सर कहाँ पे 11 500 10 कॉमा माइनस 1 सर नीचे का जा रहा है 16 आंसर आ रहा है क्योंकि ये -2 ये जाए नीचे वाली साइड का अरे यार नहीं आखिर लिख के बताओ मुझे फाइनली बताओ फाइनली फाइनल जा रहा है सर सही है फिर आंसर सेटिस्फाई करता था फॉर्मूला एक तो आपके सामने लिखा था देखो ना ये इधर का क्वेश्चन माइनस हो गया वो कितना बचा 16 17 का स्क्वायर रूट ऑफ हाँ तो नहीं बन रहा है ना फिर आंसर तो सही आ रहा है नहीं आंसर सही बन रहा है ट्रायंगल का नेचर इसके लिए आइसोसेलेस भी नहीं है इसके लिए ना हाँ वैलिड है आपका कॉन्सेप्ट वैलिड हो रहा है मुझे ध्यान दो वैलिड है सही है नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द R2 सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ये बॉडी पूछ लगा सकते हैं लगा सकते हैं कि वाली करेक्ट होगी है वेरीफाई मतलब मिड पॉइंट हाँ मिड पॉइंट से निकला मिड पॉइंट से भी सेम निकल जाए सिमिलर ट्रायंगल अप्रोच से होगा हां सिमिलर ट्रायंगल तो बनेंगे ही सर हाँ सिमिलर ऐसा सिंपल नहीं है रजीआरटी का ये अर्थ में ऐसा 7 था मेरा इस तरह से अच्छा। ये पता नहीं 9 में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द R2 सेंटर फाइंड द R2 सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फाइंड द R2 सेंटर ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are ortho center of the triangle whose vertices are 0, 0, 3, 0 and 0, 4. राइट एंगल ट्रायंगल तो रेक्टेंगल तो कहाँ हो गया आर्थो सेंटर इसका ठीक
सब इसमें मिड पॉइंट में मतलब जाएगा 3-4 यहाँ पे 90 डिग्री बनाया अरे सर 90 डिग्री का बनाएगा सर सर बड़े इसको से मिड पॉइंट जाएगा सर 90 डिग्री बनाएगा। आप तो सर हां अरे महाराज 0,0 हो गया, 0 हो जाएगा ये ओरिजिन हो गया, 0,0 एक वर्टेक्स हो गई, ये क्या हो गई आपकी 3,0 ये हो गया, और ये क्या आ गया 0,4 हो गया। तो ये जो ट्रायंगल बना आपका OAB, सर 0,0 हो जाएगा ये राइट एंगल कहाँ है, तो ऑर्थो सेंटर कौन हो गया, बस खत्म हो गई, अभी पढ़ा था कौन सा बताया दूसरा सर्कम बताया था क्या बताया सरकम सेंटर, वो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट। वो 3 बचकर तो 4 बचकर हो जाएगा हाँ हाँ हाँ, नहीं तो उसमें क्या है, देखिए उसमें एक नई अप्रोच मिली, उसमें जो अगर हमें मिड पॉइंट्स दिए हैं तो मिड पॉइंट से भी अगर निकालोगे सेंट्रॉइड है ना, या वर्टाइजेस से निकालेंगे तो वो सेम ही आता है, तो उसमें हमें वर्टेक्स निकालने की जरूरत नहीं है। सीधे क्या करो, जो मिड पॉइंट्स दिए हैं उन्हीं पे लगा दो x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, ये है वैलिड है। नेक्स्ट देखो, इफ ट्रायंगल ABC, ये समझ गए ऑर्थो सेंटर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ट्रायंगल ABC having vertices, triangle ABC having vertices A पॉइंट है, A cos θ1, A cos θ1, A sin θ1। If triangle ABC having vertices A cos θ1, A sin θ1, B पॉइंट क्या है हमारे पास, A cos θ2, A sin θ2, एंड C वर्टेक्स है A cos θ3, A sin θ3। ये वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल के बने ABC है ना, इज इक्विलैटरल, कैसा है ये, इक्विलैटरल कंफर्म कर दिया उसने। देन प्रूव दैट ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। देन प्रूव दैट cos θ1 plus cos θ2 plus cos θ3 equal to 0 and sin θ1 plus sin θ2 plus sin θ3 equal to 0। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, ये वर्टाइसेस हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। चार ऑप्शन बना देगा इस फॉर्मेट में, cos में बना सकता है तो भाई ये sin में बना सकता है। क्या गिवन है, कैसा ट्रायंगल है हमारे पास, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कंफर्म हो गया। ए पॉइंट है A cos θ1, A sin θ1, B पॉइंट है A cos θ2, A sin θ2, C है A cos θ3, A sin θ3। हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है तो सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, चारों पॉइंट एक ही जगह मिलते हैं। ये कंफर्म है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये रिजल्ट होल्ड करता है। क्या करें इसमें, भाई इक्वेट करके ही तो कंडीशन बना पाओगे आप, कोई कंडीशन तो रिक्वायर्ड है तभी तो ये रिजल्ट बनेंगे हमारे। भाई कोई चीज और गिवन होनी चाहिए थी, केवल इक्विलैटरल ट्रायंगल पता है हमें। बड़ा तो नहीं कि वो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेंटर होगा कहीं उस पे जा रहा हो ओरिजिन पे कैसे चला जाएगा हमारा, देखो इसमें क्या होगा, सर्कम सेंटर निकालो इसका, सर्कम सेंटर
कहाँ होगा इसका सर्कम सेंटर तो सेंट्रॉइड ही होगा मतलब सेंट्रॉइड तो होगा, वैसे निकाले सर्कम सेंटर निकाल सकते हो इसका? कहाँ है बताओ? मतलब वो भले इन पॉइंट्स को देख के भाई सर्कम सेंटर किसे कहते हो? जिसकी डिस्टेंस क्या होगी? ए बी सी पॉइंट से सेम होगी। ये तो पढ़ा आपने। तो इसमें कोई अपनी तरफ से कोई पॉइंट ऐसा बन रहा है कि जिससे डिस्टेंस सेम आ रही हो? मतलब पॉइंट सेम हो जाए, डिस्टेंस सेम हो जाए यार। डिस्टेंस सेम तभी होगी जब पॉइंट सेम होंगे। पॉइंट कहाँ सेम कर दोगे लोग? एंगल को कुछ अरे नहीं यार, तुम पकड़ ही नहीं पाए। इसकी रेडियस ओरिजिन से सेम हो रही है, ओरिजिन से सेम वही तो मैं बोल रहा था, सब ओरिजिन से सेम रहेगी। ओरिजिन से सेम हो रही है ये, जी सर। रहेंगी नहीं, हो रही है बाई चांस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग यस सर। डिस्टेंस फार्मूला से। ये सब बन रहा है a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1। ओरिजिन से ये भी a आ रही है, ये भी a है, ये भी a है। यस सर। इस पॉइंट के बीआई पे बन रहा है, और ये चीज हमने थिंकिंग से निकाली है ओरिजिन। अरे इनके बिहेव से नहीं निकला है, दिमाग से निकला है, यस सर। इन कोऑर्डिनेट्स के बिहेव पे निकला है। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट के बिहेव पे निकला है। ये कोऑर्डिनेट ऐसे सेट हैं कि जो ओरिजिन से सेम डिस्टेंस दे रहे हैं, सबकी ये हो रही है। और ये है क्या, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? यहां से क्या है ये? अभी ये सर्कम ये सर्कम सेंटर है, यस सर। सर्कम सेंटर है। लेकिन हमने अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल के बिहेव पे कहे तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसे सेंट्रॉइड भी कह सकते हैं। अरे हमें क्या पता लग गया? अरे सर्कम सेंटर तो हमने अपनी तरफ से निकाला थिंकिंग से, और सेंट्रॉइड से क्या कर दो? इसे इक्वेट कर दो। तीनों पॉइंट से ओरिजिन ही तो हो गया सेंट्रॉइड। तो भाई क्या बना दे? सर्कम सेंटर हमें पता है क्या बना है इसका। सर्कम सेंटर क्यों आया ये? सर क्योंकि डिस्टेंस सेम हो रही है यहाँ से, सर आइडेंटिटी और ये सेंट्रॉइड है हमारा। 1 यूनिट जा रही है सर, यस, सब ए आ रहे हैं। 1 यूनिट जा रही है सर। सेंट्रॉइड भी यही है ओरिजिन, और सेंट्रॉइड फार्मूले से लगाया, इक्वेट कर दो। a cos थीटा 1 प्लस a cos थीटा 2 प्लस a cos थीटा 3 अपॉन 3, कॉमा a sin थीटा 1 प्लस a sin थीटा 2 प्लस a sin थीटा 3 किसके इक्वल आ गया? ओरिजिन। इक्वेट कर दो, दोनों डिजिट्स बन गए। तो मैंने तो ऐसा सोच लिया ओरिजिन ये दिख रहा था यार, इसकी जब ये आएगी जब कोऑर्डिनेट 0 होंगे, अदरवाइज आई नहीं सकती। इसलिए ट्रिक लग गई है। डिस्टेंस सेम करने पड़ेगा। हाँ सर भाई, वो चीज समझ में नहीं आई, ये समझ में आ गया कि ये जब भी पॉसिबल है जब वो कोऑर्डिनेट ओरिजिन पे रहेंगे। तो बोले तो नहीं। तो मैंने कहा तो था ओरिजिन होंगे कोऑर्डिनेट में। देखो फिर से समझाता हूँ। हमें ये इस क्वेश्चन में ये पता है कि ये वर्टाइसेस हैं और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, बाकी कुछ नहीं पता है। और हमें ये कंडीशंस बना के प्रूव करना है दोनों। हमने क्या किया कि अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इट मींस ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर और सेंट्रॉइड सब एक ही जगह होगा। हमने क्या किया, एक पॉइंट रिक्वायर्ड था तभी हम इक्वेट कर पाते इसे सेंट्रॉइड से। तो हमने दिमाग लगाया, ये जो पॉइंट दिया है इससे अगर ओरिजिन की डिस्टेंस निकालें a आती है, इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालो तब भी a आती है, इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालो तब भी a आती है ना। तीनों वर्टाइसेस के एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? सर्कम सेंटर। हाँ, इन ये ऐसे पॉइंट्स नहीं दिए होते ट्रिग्नोमेट्रिक तो हमारा रिजल्ट नहीं बनता है ना। ये आइडेंटिटी के बिहेव पे बन रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिकल के, सभी ए होल्ड कर रहे थे। ये ए है, ये है, ये है, ये क्या है? सर्कम सेंटर। लेकिन ट्रायंगल क्या गिवन है? इक्विलैटरल। इसका मतलब वही क्या होगा? सेंट्रॉइड होगा। तो सेंट्रॉइड के इक्वल रख दिया हमने और दो रिजल्ट्स बना दिए। एक बार इसको 0 रखोगे और एक बार इसको 0 रखोगे, दोनों रिजल्ट्स मेंटेन। अच्छा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लिखो, थ्योरम का मैं यूज करूंगा। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ी होगी आप हाई स्कूल में, उसी पे क्वेश्चन है।
the vertices of a triangle are next question है the vertices of a triangle are a -1, -7 a कितना है -1, -7 comma b 5, 1 and c 1, 4 1, 4 if the internal angle bisector of angle B इस एंगल का if the internal angle bisector of angle B meets the side AC in D इसका बाइसेक्टर है ये एंगल इस एंगल की इक्वल है कहां पे मिल रहा है D पे on D then find the length AD sorry BD then find the length BD AD नहीं BD पढ़ी होगी थ्योरम आपने क्या थ्योरम यस इस पे कई बार हमें ना डी का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ जाता है ना ये आता है क्वेश्चन को ये थ्योरम पढ़ी ना आपने क्या AD अपॉन BC AD ओवर DC हाँ इधर चलो ना AD अपॉन क्या ले लिया DC AD किसका प्रोजेक्शन है AB का और DC किसका है BC ये रेशियो इक्वल होता है कैसे जब ये एंगल बाइसेक्टर होता है तो ये ओवर ए इसके करस्पॉन्डिंग किसका प्रोजेक्शन आएगा ये AB का AB और ये किसका प्रोजेक्शन होगा BC का सिमिलरिटी से जाते हैं क्या हाँ ये 10th क्लास में थ्योरम एंगल बाइसेक्टर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर तो इससे हमने ये क्यों निकाला AD और DC क्यों निकाला क्योंकि हमें D पॉइंट चाहिए तभी तो AD निकाल पाएंगे और सॉरी BD तो D पॉइंट के लिए हमें इसका रेशियो चाहिए तो वो यहाँ से AB हम निकाल पाएंगे ना A और B पता है AB कितना आया देखो ये डिस्टेंस फार्मूला से निकल आएंगे डिस्टेंस फार्मूला से निकल जाएगा और BC तो ये 10 आ जाएगा देखो निकालो 5 6 7 8 10 आएगा और ये 5 आ जाएगा 4 3 5 आएगा तो ये 10 हो गया ये कितना हो गया कितना आ गया 2:1 यानी AD की तरफ 2 है और इधर कितना है 1 तो सेक्शन फार्मूला लगा दिया फिर अरे इंटरनल डिवीजन का फार्मूला लगा दो D के कोऑर्डिनेट निकाल के डिस्टेंस लगा देंगे हाँ तो D का क्या आएगा इसकी इधर मल्टीप्लाई अपॉन सम ऑफ रेशियो सेम 2 की मल्टीप्लाई इधर 1 की मल्टीप्लाई इधर अपॉन सम ऑफ रेशियो कितना आ गया ये 1/3 और ये कितना आया 1/3 मुझे क्या चाहिए BD डिस्टेंस फार्मूला लगा अंडर रूट ऑफ यहाँ से मेन चीज ये थ्योरम समझानी थी मुझे आपको कॉन्सेप्ट ये है प्रोजेक्शन जो लिया आपने ना हाँ तो ये projection- एक्चुअली सुनो टेंशन ना लो आशीष जी इधर देखो आप समझ में आएगा यहाँ से आपको अच्छे से समझ आएगा ABC है ना A का एंगल बाइसेक्टर करते हैं ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बोलो yes, sir. ये D है थ्योरम क्या कहती है ये BD अपॉन कितना DC इसका और इसका रेशियो ये किसके करस्पॉन्डिंग है AB और ये किसके करस्पॉन्डिंग है इसके बराबर अब समझ- समझ आ गया आपके साथ बात वही है ना तो ये इसके करस्पॉन्डिंग है ये ऊपर है ये अपॉन एक है ना पहले इसको बोला आपने तो पहले इसको रखोगे इसके करस्पॉन्डिंग इसको अपॉन में बोला है तो इसको नीचे रखो चाहे ऐसे बोल दो AD ओवर ABC इस पे कई बार पता क्या आता है हमें इसकी इक्वेशन निकालने को ही आती है एंगल बाइसेक्टर की अभी तो हमने डिस्टेंस निकलवाई आपसे इक्वेशन निकालने को आएगी तो इक्वेशन कब निकाल पाओगे जब ये पॉइंट्स पता होगा यस
डी पॉइंट्स मिल जाएगा, तो हम इक्वेशन 2 पॉइंट्स फॉर्म लगा देंगे, आगे पढ़ेंगे। 2 पॉइंट्स एक तो क्वेश्चन करिए और अच्छी वाली, फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। The incenter of the triangle, with vertices, the incenter of the triangle with vertices 1, √3, incenter of the triangle with vertices 1, √3, 0, 0, 0, 0 and 2, 0 is इन सेंटर फाइंड आउट करो इसको, इन सेंटर इन सेंटर इन सेंटर को राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन गया इक्विलेटरल बन रहा है। नहीं सॉरी इक्विलेटर हां Equilateral दो centroid होगा। सेंट्रोइड ही हो जाएगा। इक्विलेटरल देखिए आपने यस सर। इक्विलेटर ऐसा श्योर है। इक्विलेटरल है, बन का ना एक क्या है वर्टेक्स ओरिजिन है, ऐसे ही बना लो फिगर। एक क्या है 2, 0, एक क्या है 1, √3, ये बनाना ट्रायंगल। जी सर। तो भाई ये डिस्टेंस कितनी है, वो भी वो बराबर ये 2 है, यू है सर। ये भी 2 है और ये भी कितने हैं 2 आ रहा है। 2 है, तो ये क्या है इक्विलेटर हो गया। इक्विलेटरल है। क्या बनना चाहिए सेंट्रॉइड होगा। सेंट्रॉइड निकाल, क्यों इन सेंटर निकालेंगे, बात देखिए। ये आईआईटी में पूछा गया था बहुत साल पहले। समझ गए, हमने फिर बार बार बोल रहे हैं, क्वेश्चन आएगा बट टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। आर्थो सेंटर पूछेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल कवर करेगा, सर्कम सेंटर पूछेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल कवर कर सकता है। तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल की सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल या इक्विलेटरल, इन दोनों पे भी है होगा। इन सेंटर पूछेगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के पूरे चांस हैं होने के। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो सभी के होने के चांस हैं, ठीक है भाई। ऑर्थो सेंटर में भी इक्विलेटरल ट्रायंगल पे पूछ सकता है, इन सेंटर में भी पूछ सकता है, ऑर्थो सेंटर में भी पूछ सकता है। बट आर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के दो पर्टिकुलर केस भी हैं, किसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। लिखो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ द नहीं सॉरी हाँ ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल whose equation of sides are xy equal to 0 and x plus y equals to 1. Equation of sides are xy equal to 0 and x plus y equals to 1. आर्थो सेंटर पूछा ओरिजिन होगा। हाफ ऑफ द हाँ, उस साइड से आप देखो ना x y इक्वल टू 0 x plus y इक्वल टू 0 हिंदी पढ़ा रहे हैं। डिवाइड करो तुम। पढ़ेगा सब लेकिन हिंदी आर्थो सेंटर को हिंदी में क्या होता है? आर्थो सेंटर हिंदी में क्या कहते हैं? लंब केंद्र लंब केंद्र, सर्कम सेंटर परिकेंद्र, इन सेंटर ऑफ द केंद्र। हाँ कहाँ हो गया ओरिजिन हो गया। कैसे xy equal to 0 किसकी इक्वेशन होगी, कंबाइंड इक्वेशन है वो x एक x equal to 0 हो गया, तो ये x y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, कोऑर्डिनेट एक्सिस की इक्वेशन होगी ना।
एक लाइन क्या होगी हमारी, ये y इक्वल्स टू 0, ये क्या है ये क्या है x प्लस वाई, ये क्या बन गया इसे, ये तो ट्रायंगल बना ठीक तीनों साइड से, और इसका अर्थ सेंटर कहाँ है, ये ओरिजिन है। हमारी एज तो ज्यादा नहीं है भैया, और ऐसे है एक कंफ्यूज हो जाती तो है। ऐसी हरकत क्यों करने लगे हो संगत का था हैं? कई कल से कर रही है। यार आदमी भाई तो पास बैठ रहा हूं यार नहीं करता 4 घंटे सोए अच्छा ये x y equals to 0, हाँ x equal to 0 y equal to 0, दो लाइन वहां से बन गई, ये जॉइंट इक्वेशन है ना, हां x = 0 y = 0 y equals to 0 x axis, x equal to 0 क्या y axis, इसी वजह से हम राइट एंगल ट्रायंगल में पहुंच गए। अरे यार तीनों यही तो इक्वेशन है लाइन की, तो तीनों लाइन काटेंगे वही तो ट्रायंगल बनेगा, कहाँ काट रही है, O पे काट रही है, A पे काट रही है और B पे काट रही है, यही तो ट्रायंगल बनेगा। ठीक है अरे यार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही तो ट्रायंगल बनेगा भाई साहब, हो गया हो गया देखो अच्छा हम सब नोट तो कर लेता चलो रहने दो फिर बाद में करूंगा। वीडियो में देख लियो बेटा अब तो उसे मिल गया ये चीज हो गई। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो वीडियो चल गई बंद तो नहीं होगी उसमें से। बन रहा है नेक्स्ट लिखो पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स इसके भी क्वेश्चन यार पूछ लेता है, किसकी बात हो रही है, पोलर कोऑर्डिनेट्स, हाँ ले लो यार पोलर कोऑर्डिनेट x, y क्या कहलाता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, हाँ और पोलर क्या होगा, r और थीटा, तो भाई r और थीटा ही तो होगा पोलर। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे बना, पोलर कोऑर्डिनेट्स लिख लो एक स्टेटमेंट, express the location of point, polar coordinates express the location of a point, express the location of point as r comma theta, क्या होता है r comma theta, ये तो पढ़ा r comma theta, ठीक है, where r is the distance from origin, where r is the distance from the origin, यानी ये OP is r is the distance from the origin, origin को यहाँ क्या बोलते हैं, पोल, क्या बोलते हैं, पोल और से इनिशियल लाइन origin means क्या बोलेंगे इसे हम, पोल पोल, उसकी इनिशियल लाइन एक्सिस to the point and theta is the angle to the point and theta is the angle from the positive x axis, इनिशियल लाइन है ना, to the positive क्या x axis। यार ऐसे समझ लो, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाता था ना, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है आपने, तो r क्या है उसका, मॉडुलस की तरह बिहेव करता है, मॉडुलस की डेफिनेशन सेम है ना, क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस किसी पॉइंट की कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो ओपी एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन से, वो क्या होता है आपका आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको एज ए एम्पलीट्यूड दिमाग में रखो तो मिस्टेक नहीं होगी। थीटा, थीटा की वैल्यू किसके बीच लाई कराई थी वहां पे मैंने, आपको याद होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ के आ रहे हो तुम लोग, नेचर बदलता है थीटा का, किसके कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग एक फार्मूला नहीं होता है कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x लगा दो, चार बताए थे मैंने। यहाँ से अगर रिजल्ट मेंटेन करें इसके अकॉर्डिंग, इसे हम अगर कार्टेशियन में ले जाएं, इसे xy मान लें थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ से हम रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं,
ये x हो जाएगा, ये क्या है y हो जाएगा। बोलो भाई, तो यहाँ से r इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट कितना x स्क्वायर प्लस एक रिलेशन यहाँ से और आ जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा r cos थीटा। अरे ट्रायंगल से निकालोगे तो, और y इक्वल टू कितना आ जाएगा, कार्टेशियन पोलर में ये रिजल्ट्स बन गए हमारे। r क्या हो जाएगा, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। r किसके इक्वल है, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। थीटा अगर यहाँ इसके लिए अगर फाइंड आउट करें, ये अभी मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बनाया है, किस पे बनाया है यार, फर्स्ट पे बनाया है ना, तो tan थीटा इक्वल्स टू y अपॉन x ले सकता हूँ यहाँ पे मैं। सुनो भाई, थीटा का रिजल्ट्स बनाओगे तो क्या लिख सकते हो इसमें, tan इनवर्स कितना, मॉड यूज करो यार, क्योंकि आगे मैं इसका यूज कर दूंगा। फिलहाल यहाँ पॉजिटिव ही, क्लियर हुआ। ये जो फार्मूला है समझ रहे हैं आप, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थीटा यहां से आएगा, r तो यहीं से निकलेगा हर बार, और बाकी दो रिजल्ट ये भी हैं कार्टेशियन और पोलर में कन्वर्ट करने की। x किसके इक्वल है और y किसके इक्वल है, इनका भी यूज कर सकते हैं। थीटा जैसे मेरा क्वेश्चन आ गया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया है और हमें किस में कन्वर्ट करना है, उसे पोलर में। पोलर का मतलब क्या हुआ, r कॉमा थीटा, तो r की वैल्यू कहां से निकाल लोगे आप, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। लो यहीं से निकलेगी। थीटा कैसे निकलेगा, इस फार्मूले से। कब, जब वो कहां होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहां होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पॉइंट तो पहचान ही लोगे, कार्टेशियन में दिया होगा तुम्हें, यस सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा यहां से आएगा। और अगर वो कहां है, सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, हाँ सॉरी, थीटा बिलोंग्स टू, नहीं पॉइंट बिलोंग्स टू ना, पॉइंट होगा ना, यस सर। x y और x y सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाऊं तो इसे कैसे लिखूं, चलो ऐसे लिख देता हूं। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब माइनस एक्स कोमा ऐसे लिखता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। सेकंड में पहुंच गया। तो थीटा निकालने का क्या फार्मूला था, जब आप बता सकते हैं मुझे? यस, पढ़ा है आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉपी के बराबर कर दिया वो अलग बात। पाई माइनस थीटा में नहीं, सीधे याद करो, पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ 1x। मॉड इसलिए यूज कर रहा हूं, x नेगेटिव है, मॉड की वजह से एक्यूट एंगल में ही निकलता है। और अगर कहां पहुंच गए हम, थर्ड में, यानी कि दोनों कैसे हो गए, नेगेटिव। तो थीटा कैसे निकलता है, नहीं माइनस पाई प्लस tan इनवर्स मॉड ऑफ 1 y/x। और फोर्थ में क्या होगा, माइनस हो जाता है x माइनस y। फोर्थ में क्या होगा, थीटा इक्वल टू क्या बनता है, माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x। ये सेम अप्रोचेस आपके आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड के लिए उसमें लिखवाए थे सर। तो कोई माइनस लिख सकते हैं क्या ना, फोर्थ वाले इसके इसमें ही लाई कर रहा है वो। इसको जैसे फोर्थ वाले को 2 पाई माइनस थीटा भी लिखते हैं। वही तो मैं बोल रहा था। किसको, फोर्थ वाले को 2 फोर्थ वाले को 2 पाई माइनस लिख सकते नहीं लिख सकते सर थीटा निकालने, क्योंकि इसमें उधर से एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखोगे जी सर, तो नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि वो कहां से कहां तक जा रहा है, माइनस पाई से पाई, यानी माइनस पाई ये है और प्लस पाई ये है। तो सर 0 तो यहां से स्टार्ट हुआ, जी सर, सुनो तो, और यहां तक है, यानी ये दो क्वाड्रेंट में वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है जी सर, और इधर वो क्लॉकवाइज चलता है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखेंगे तो लोकेशन सेम होगी, जहां पे माइनस वाला आएगा वहीं पे वो होगा, 2 पाई माइनस होगा, लोकेशन सेम होगी। एंगल हमेशा हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से ले रहे हैं। हाँ, जैसे इसका फॉर्मूला जो मैंने पढ़ा थर्ड क्वाड्रेंट वाला पाई प्लस थीटा ही पढ़ा। एनसीईआरटी पढ़ी आपने? एनसीईआरटी पढ़ी है, मगर और बुक्स में एनसीईआरटी में ही है। एनसीईआरटी में ही है। हाँ, तो यही मान्य है। क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में x जितने एंगल देखते तो हम इस तरीके से देख रहे थे। हमने क्या बताया, ये यहाँ से हम भी पॉजिटिव डायरेक्शन से ही जा रहे हैं, माइनस पाई से कहाँ जा रहे हैं, प्लस पाई जा रहे हैं, तो हम भी कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज ही तो जा रहे हैं। ठीक है, यही रूलिंग है सर पूरे में एंटी क्लॉक जा रहा है ना। हाँ, मतलब ये होता है, साइकिल स्टार्ट कहां से करेंगे इधर भी हाँ, स्टार्ट यहाँ से होगा, यहाँ से हो रहा है आपका, इधर से माइनस पाई से होगा ना, आप स्मॉलेस्ट एंगल पे जाएंगे, ये आप भूल जाओ, ऐसे समझ लो। माइनस पाई से प्लस पाई का मतलब ये हुआ आपका
दिमाग की निकाल दो आप। 0 माइनस पाई से कहाँ गए प्लस पाई। कौन कौन से स्टैंडर्ड एंगल मिलेंगे? पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 2, ऐसे जाएगा ही और इधर नेगेटिव चलेंगे। हाँ ये इसको भूल जाओ कहाँ से कहाँ तक गए, कंफ्यूजन ही नहीं होगा बिल्कुल। एलेवेंथ की बुक कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में एनसीईआरटी में ये सारा कुछ देता है, लेकिन पढ़ाता ही नहीं टीचर। वो क्या करता है, एक फार्मूला लिखता है, ये केवल ये कुछ नहीं, थीटा बराबर tan इनवर्स बाई ये याद रहता है, यही सब कहानी चलती है उसकी, ये कुछ नहीं है। जबकि प्रैक्टिकली समझाया गया उसमें, सारे ग्राफ्स बना के दिखाया उसने, लोकेशंस बना के दिखाया। हल्के फुल्के टीचर को एनसीईआरटी समझ में नहीं आएगी, ये भी तो है। नहीं पढ़ते नहीं लोग एनसीईआरटी को, ऐसा समझते कुछ है ही नहीं यार। उसमें हिडन रहता है ऐसी चीजें, इसलिए प्रॉब्लम होता है टीचर से। इसकी थ्योरी से बढ़िया है ही नहीं। है नहीं, पर वो हिडन रहता है, भाई भाई लगा के पूरा सब समझाता है। देखो क्वेश्चन करो, convert the following points from polar coordinates. आ जाएगा इसका क्वेश्चन, ठीक है। अब गड़बड़ कहाँ होगी, क्वेश्चन तो लिखा होगा है ना, और आप क्वाड्रेंट के हिसाब से नहीं बनाओगे और तुम फंस जाओगे। लिखो क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कन्वर्ट द फॉलोइंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, convert the following Cartesian coordinates to the corresponding polar coordinates, to the corresponding polar coordinates. ठीक है, क्या आएगा देखो, अच्छा इसमें एक रूल और होता है यार ना, पॉजिटिव आर और नेगेटिव आर भी होता है। जैसे आर कॉमा थीटा यहाँ बना रहे थे अभी हम, और उसके अपोजिट क्वाड्रेंट में ले लोगे, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, माइनस आर हो जाएगी। सर पहला कुछ तो नहीं होता, मैं कहीं सामने पढ़ रहा था, तो उसमें ये दिया था एक्स एक्सिस से नीचे की लेंथ मतलब जो है, नहीं अपोजिट बता रहा हूँ, केवल अपोजिट, नेगेटिव पॉजिटिव है ना, नेगेटिव पॉजिटिव से अगर बनाएंगे तो, जैसे ये इधर क्या है आपका, ये आर कॉमा थीटा है, तो इधर क्या होगा, इधर आर कॉमा थीटा है तो इधर क्या बनेगा, माइनस आर कॉमा थीटा आ जाएगा। माइनस आर कॉमा थीटा बनेगा। तो ये केवल सिंपल ये बताता है कि मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल माइनस आर कॉमा थीटा नीचे आ जाएगा, थीटा सेम होगा। हाँ ठीक है, सब थीटा सेम कैसे होगा, मेजर कैसे करेंगे उसे। असल में क्या होगा, उसकी लोकेशंस के अकॉर्डिंग सेम बोल देंगे उसे हम। जैसे पाई प्लस थीटा बोलोगे ना आपसे, पाई प्लस थीटा, हाँ पाई प्लस थीटा एक्स एक्सिस से बनोगे तो एक तरफ से क्या देगा, पाई प्लस थीटा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, पाई प्लस थीटा। जैसे इधर ये थीटा एंगल बना रहा है यहाँ पे, क्यों भाई, तो अपोजिट क्या जाओगे, माइनस आर कॉमा कितना, पाई प्लस थीटा होगा, पाई प्लस थीटा, पूरा साइकिल लगा के जाएंगे, हाँ बिल्कुल। पूरा साइकिल पाई है कि हो जाएगा पाई से स्टार्ट। एग्जांपल लिखो पहले, फिर बताता हूँ। चलिए क्वेश्चन पूरा हो गया सर। हाँ बताता हूँ, क्वेश्चन लिखो। फर्स्ट पार्ट है इसमें -1,1, इसको पोलर में चेंज करो, और सेकंड पार्ट है 2, -3, इसको भी करो। मैंने अभी आपको बताया रूल किसका करना है, क्वाड्रेंट से। आर कैसे, ये हमें हमारा क्या है, एक्स वाई है, ये क्या है, एक्स वाई को है, हमें किस में कन्वर्ट करना है इसको, आर थीटा में। तो पहले किसकी वैल्यू निकालें, आर की, आर किसकी इक्वल है, पोलर का मतलब आर कॉमा थीटा,
अंडर रूट कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया भैया अंडर रूट 2 आ गया। ये किस क्वाड्रेंट में है यार सेकंड में। थीटा निकालने का फार्मूला क्या है पाई माइनस tan इनवर्स इसमें डाल दो पी क्या आ जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4 अरे पाई बाई 4 आएगा यस सर कितना आएगा ये 3 पाई तो पोलर कोऑर्डिनेट क्या रहेगा r cos थीटा प्लस r sin थीटा r y निकालना क्या था r थीटा ही तो था जी सर क्या लिखोगे आंसर आप अंडर रूट 2 कोमा 3 पाई बाई 4 ये आंसर आर दूसरा बनाओ ये 2 कोमा माइनस 3 का स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस का tan इनवर्स 3 बाई रूट 13 माइनस का tan इनवर्स 3 बाई माइनस tan इनवर्स 3 बाई यस ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना नोट में चला जाता सेकंड वाला पार्ट क्या है देखो 2 कोमा माइनस 3 अब आप देखो फोर्थ के अकॉर्डिंग क्या फार्मूला बताएं मैंने r तो सेम निकलेगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से यानी कि 4 प्लस 9 हो गया यानी 13 हो गया रूट थीटा निकालने की क्या अप्रोच है इसकी वो दिमाग में रखना है यही कॉम्प्लेक्स नंबर पे यूज करते हैं हम लोग माइनस का कितना tan इनवर्स मॉड ऑफ y ओवर x मॉड का मतलब ये प्लस ही रहेगा ये क्या है माइनस tan इनवर्स कितना माइनस 3 अपॉन क्या 2 मॉड के अंदर है प्लस ही लिख दो लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ है क्या है माइनस कितना tan इनवर्स 3 अपॉन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है हमें tan इनवर्स में वैसे ही छोड़ दो तो पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है r कॉमा थीटा क्या आंसर आया आपका r इज अंडर रूट 13 और ये कितना माइनस tan इनवर्स 3 अपॉन उल्टा आ जाए तो कर ही लोगे आप पोलर से किससे कन्वर्ट करना है कार्टेशियन में बहुत इजी है x इक्वल्स टू r cos थीटा और y इक्वल्स टू r sin थीटा आठ इधर ये रखेंगे r और थीटा गिवन होंगे लिख लो कन्वर्ट द फॉलोइंग पॉइंट्स जल्दी लिखो यार ये चैप्टर मुझे प्लानिंग थी कल ही कंप्लीट करने की है इंट्रोडक्शन वाला आज ही पूरा लग गया है हाँ एक चीज डिस्कस कर लेते हैं कल सुबह आ सकते हो आप लोग यस सर मॉर्निंग में मतलब सुबह का मतलब बहुत अर्ली मॉर्निंग नहीं कितने बजे रख लेंगे बताओ जिससे दिक्कत ना हो 9 बजे रख लेंगे हाँ? थोड़ा 9 9:30 कर दीजिए अच्छा चलो 9:30 कर लेते हैं 9:30 छोड़ो 10 बजे कर लेते हैं 9:30 हटाओ है ना सीधे 10 बजे आओ काफी की और 10 से क्लास चला देते हैं हम लोग एक क्लास चला देंगे 10 से 11:30 12 तक ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे कल ठीक है जब तक हो जाएगा और उसके बाद हम लोग उसे कंटिन्यू कर देंगे सेकंड क्लास डाउट वाली 1 बजे तक हैं एक बना देना बस हैं राजीव को बहुत दूर जा रहा है 6 घंटे अच्छा राजीव चले जाए डाउट सी तो बताएंगे हम भाई नया नहीं पढ़ाएंगे इससे हाँ, कोई दिक्कत डेफिनेट के डाउट कल हम आपको टेस्ट के डाउट बता देंगे है ना सब कुछ खत्म कर देंगे हाँ। नहीं चले जाना हम ये नहीं कह रहे हैं यार चले जाना इसलिए इनका ध्यान रखा जा रहा है convert the following points from polar coordinates to the corresponding Cartesian coordinates from polar coordinate to the corresponding Cartesian coordinates 2, pi by 3
माइनस अंडर रूट 2 कॉमा पाई बाई 4 कर लोगे। ये क्या आर थीटा है तो भाई ये आर कॉमा थीटा हो गया। तो आर कितना है हमारे पास 2 और थीटा कितना है कार्टेशियन मींस x y। तो x इक्वल टू क्या निकालने का फार्मूला है r cos थीटा और y इक्वल टू क्या है दोनों वैल्यूज पता है बात खत्म हो गई। 2 into cos pi by 3 cos pi by 3 कितना होता है 1/2 cos pi by 3 60 और ये क्या आ गया 2 sin pi by 3 ये रूट 3 आ जाएगा यानी 2 रूट 3 by 2 यानी रूट 3। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है x y तो होता है x y मींस क्या हो गया 1 कॉमा ऐसे को निकल जाएगा सर। भाई अभी बहुत इजी चीजें ले रहा हूँ है ना टफ नहीं ले रहा हूँ आगे आएंगी वो सब लेवल की चीजें अभी बेस बनने दो। नेक्स्ट स्टेप नीचे लिखिए शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। नहीं एक क्वेश्चन कर दो यार एक दो और इसमें। एक्सप्रेस द पोलर इक्वेशन पॉइंट्स का क्वेश्चन नहीं आएगा इक्वेशन का है। एक्सप्रेस द पोलर इक्वेशन r equal to 2 cos theta r equals to 2 cos theta express the polar equation r equals to 2 cos theta in rectangular coordinates rectangular coordinates means Cartesian coordinates। मैं इंटरव्यू दे रहा था 2013 पीजीटी का एक्सपर्ट से उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा। पहले तो ये पूछा कि तुम्हें क्या तैयार करके आए हो। इंटरव्यू में हमेशा ये जरूर एक्सपर्ट पूछते हैं क्या तैयार करके आए हो। टॉपिक हाँ तो हमेशा याद रखो ऐसा टॉपिक उन्हें कभी मत दो जो बहुत हायर क्लासेस तक जाता है। मतलब समझे अगर आप पीजीटी में सेलेक्ट हुए इंटरव्यू देने जाएंगे आप तो वहाँ पूछे कि क्या तैयार करके आए हो। ठीक है तो जनरली बच्चे कहते हैं कैलकुलस और कैलकुलस में वो 12th में नहीं जाता है वो सीधे जाता है बहुत ऊपर एमएससी तक जाता है सीधे सीधे और आपको फंसा देगा वो। ठीक है क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करके थोड़ी गए हैं आप पीजीटी की गए हैं। तो मैं मुझसे भी सेम क्वेश्चन उन्होंने किया तो आपने क्या तैयार करके आए हो। तो मैंने उनसे कहा मैं समझ गया ये मुझे फंसा सकते हैं। मैंने कहा सर मैं कोऑर्डिनेट तैयार करके आया हूँ। अब कोऑर्डिनेट क्या होगा 2D से लेके 3D तक जाएगा लिमिट होगी ना उसकी उससे ऊपर तो नहीं जाएगी। तो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे लेकिन वो बहुत होशियार व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे पूछा इक्वेशन ऑफ लाइन जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है ठीक है उसमें कितने कांस्टेंट होते हैं 3 200 रुपए और लिख लो। नहीं सर सी होता है वो तो कोफिशिएंट होते हैं सर हाँ सी होगा कांस्टेंट तो सी रहेगा। तुम भी गलत हो। अरे सर फिर क्या चक्कर में डाल दिए। नहीं होगा तो एक पहला क्वेश्चन ये पूछा मैं भी तुमसे ही पूछ रहा हूँ उन्होंने नहीं पूछा मैं तुमसे पूछ रहा हूँ उन्होंने कुछ और पूछा था मुझसे। तो ये पूछा एक जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है हाँ बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये है जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन में कितने वेरिएबल्स होते हैं और कितने कांस्टेंट होते हैं। 2 वेरिएबल इसमें 2 वेरिएबल है एक्स वाई और कांस्टेंट कितने। जैसे ये आपकी इक्वेशन दी है और यहाँ से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो कितने ऑर्डर की बनाओगे 3 ऑर्डर की 3 ऑर्डर कैसे बन जाएगा। भाई साहब जितना मास्टर बैठा है ना इस पर फाइन लगाना शुरू कर रहा हूँ। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं बहुत अपर लेवल में।
सी होगा उसमें। दीपक जी बता रहे हैं सही, 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल यस, 2 वेरिएबल्स एंड 2 कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगा सर, 2 वेरिएबल रहेगा। ये 2 ही कांस्टेंट होते हैं इसमें, 2 ही वेरिएबल होते हैं। कैसे? जब इसका हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का, तो ये बनता है d2/dx स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी, इसका, इस लाइन की। इसमें 2 होते हैं। कैसे? आप कह दोगे y = mx + c लिख दिया, इसमें कितने हैं बताओ? 2। तो इसमें 3 कैसे हो जाएंगे फिर तुम्हारे? इस फॉर्मेट में ले जानी पड़ेगी पहले ये किसी भी एक कांस्टेंट से डिवाइड करके 2 में कन्वर्ट किया जा सकता है। जी सर। चाहे a से कर दो, चाहे b से कर दो, चाहे c से कर दो। इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन में कितने क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल सबको दिख रहे हैं x y है। कांस्टेंट कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसीलिए इसका ऑर्डर कितना होगा? 2। ये क्वेश्चन आएगा नहीं, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। एबीसी के अकॉर्डिंग फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है। कितने होते हैं? 2 होते हैं। इस फॉर्मेट में देखो, इसको चेंज किया जा सकता है, -a/b × x और -c/ कितना b जैसे ये a1 क्या है? a1 कितने हैं? 2 3 नहीं होते हैं, 2 होते हैं भाई साहब। ये भाई साहब एनसीईआरटी में लिखा है, पढ़ो एनसीईआरटी। अब अगर पढ़ाना है तो क्या पढ़ना है? हाँ, बच्चों को। हाँ नहीं, आप और हीरो बन जाओगे, हीरो ऑलरेडी हो आप अपने फील्ड जो के। भैया को चाहिए। अगर एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ लोगे, है ना, तो तुम्हें कोई मार्क्स नहीं दे पाएगा। कितने हैं? 2। हाँ, अब क्वेश्चन ये था, ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जी सर। अब उसने ये हमसे पूछ लिया है, तो आप भी बता दोगे। उसने कहा अच्छा ये बताओ यार, इसकी पोलर फॉर्म क्या होगी? और ये तो बच्चा फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। ऐसे करेंगे। एक्स वाई की कोई अगर x y को रिप्लेस कर फिर भी देंगे तो तो कैसे बोल कैसे चेंज करेंगे? चलो अभी हम अपना क्वेश्चन कर लें, फिर आप चेंज करके लाना मेरे पास। क्वेश्चन क्या है हमारा? यहाँ पे चेंज करके लाएंगे कल। सर r cos थीटा जल्दी मत करो मास्टर, आराम से करके देखो। अरे सीधे अब आ जाए अपने क्वेश्चन। विषय हमें किस में चेंज करना है? कार्टेशियन, कार्टेशियन यानी एक्स वाई में। बदल दो, थीटा आर है पर क्या काम करो? सर m की जगह tan थीटा यूज हो सकता है, y बराबर mx प्लस c ले लें। हाँ, वो करते रहना। अब यहाँ से ये आ गया, हमें आर और थीटा का एलिमिनेट करना है, एक्स वाई में लाना है इसे। तो r इक्वल्स टू तो पड़ा है √x² + y²। और cos थीटा क्या लगाओगे फिर? भाई r cos थीटा x होता है ना, जिसे r cos थीटा बना लो यार, ऐसे लिख दे। r से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना हो गया? x² + y²। ये कितना हो गया? 2x। ये किस में चला गया? आप बीएससी में पढ़ते होगे, r = 2 cos थीटा किसकी इक्वेशन होती है? लाइन की। अरे सर्कल की। ये क्या आया? सर्कल आया ना, फिर ये क्या है? सर्कल ही होगा ना। बस लाइन क्यों होगा? r बराबर 1 + cos थीटा रट्टा मत मारो। वो होता लेफ्ट तुम ये वाला बता रहे हो, r/r बता रहा सर ये वाला बता रहे ये हो, बता रहा e पे डिपेंड करता है जो। ये ई पे डिपेंड करता है। ये लेफ्ट साइड पर बोला इस पे लगता है। e = 1, हाँ, कोनिक सेक्शन। e जैसा लगा सर इनपुट के हिसाब से बता देगा कौन सेक्शन को ये। स्टैंडर्ड यही होती है -1 + e cos ई पे डिपेंड करता अच्छा, है, ई पे माइनस depend में। करता है। cos की वैल्यू तो नेगेटिव भी हो सकती है। कोडाइड कहते हैं उसके लिए r बराबर 1 + cos थीटा के लिए। कतई कंफ्यूज मत हो, जो पढ़ा रहे हैं वहीं पे दिमाग रखो, कतई इधर उधर भटकाओ मत अभी।
और a cos थीटा b sin थीटा को लेमा कहते हैं। वही है। यहाँ पे कंसंट्रेट हो जाओ। किसकी इक्वेशन है? ये तो सर्किल की है। जैसे ये इक्वेशन दे दी, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस इज स्ट्रेट लाइन ऑप्शन दे देगा, सर्कल दे देगा, इलिप्स दे देगा, पैराबोला दे देगा। यस सर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये हो गया। आगे नेक्स्ट लिख लो एक छोटा सा क्वेश्चन। कन्वर्ट r equals to cosec theta into e की पावर r cos theta into its equivalent Cartesian equation. Convert r equals to cosec theta e की पावर r cos theta ना भाई into its equivalent Cartesian equation. वही करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। Very good. Y equals to e की पावर x. क्या बात है? भाई बराबर सर आ गया e की पावर x है सर। सही y बराबर e की पावर x। बिल्कुल सही। अरे यार ये तो x हो गया, इसे नीचे ले आए। ये क्या हो गया? ये नीचे r sin थीटा बन गया। बस है वो। ये क्या हो गया? x हो गया, भाई y हो गया सर। r sin थीटा y हो गया, r cos थीटा x, y बराबर e की पावर x हो गया। यस सर। हाँ सर। आगे। हो गया सबका? भाई इसको 1 अपॉन क्या लिख दिया? sin थीटा। और ये इधर क्या है? सीधे सीधे तो हो रहा था यार। यस सर। सीधा ही तो ये y होता है, ये ये x होता है। यस। बस e की पावर x की ये क्या है? y इक्वल्स टू की पावर पोलर फॉर्म है। साइड लेवल को सोचने लगता है। हाँ ज्यादा मत खर्च करो दिमाग थोड़ा। ठीक है, अब हमने ये कंप्लीट कर लिया, पोलर हो गया। अब हमारा इसमें बचा है जो हम कल डिस्कस करेंगे, शिफ्टिंग द ओरिजिन। ओरिजिन शिफ्ट करते हैं क्या होता है, लोकस पढ़ाएंगे है ना, और स्लोप पढ़ाएंगे। 3 चीजें पढ़ाएंगे बेसिक्स में, जो हम कल आपको कंप्लीट करेंगे। कल हम आपको 2 घंटे की क्लास देंगे, इसको 10 से 12 तक। ठीक है, यानी हमें पूरा कंप्लीट करा के देना है कल ये चैप्टर। जब आप भोली बात आएंगे है ना, तब आप स्ट्रेट लाइन शुरू करेंगे। अभी स्ट्रेट लाइन नहीं चल रहा है ना, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रही है आपका बेसिक। ठीक है, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन यानी वेडनेसडे को क्लास होगी उसमें। अब आप लोग डाउट्स मुझसे पूछो, डेफिनेट इंटीग्रेशन।